लगभग 90 दिन बचे लोकसभा चुनाव का टाइम टेबल आने में, लोकसभा चुनाव की घोषणा में। अब 90 दिन बहुत कम होता है। इम्तिहान इतना बड़ा कि राजनीति में उससे बड़ा कोई इम्तिहान ही नहीं, और कुल दिन है 90। इसी में गठबंधन बनाना है, तोड़ना है, सीटें बांटनी है, लेनी है, देनी है, एक उम्मीदवार चुनना है, मुद्दे चुनने हैं, घोषणा पत्र बनाना है, जो कुछ करना है सब इन्हीं 90 दिन में करना है। उसके बाद तो मैदान जंग में मुकाबला होगा आमने सामने। अब उत्तर प्रदेश 80 सीटों का मसला है। प्रधानमंत्री वहां से चुन के आए हैं लोकसभा में, तो स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड होगा 2024 का, सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र। तो वहां तैयारी किसकी कैसी है? क्योंकि आपको पता है कि एक बड़ी पुरानी कहावत है भारत में कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। बात ठीक भी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक मान ली जब था तो 85 सीटें थी लोकसभा की, और अब भी 80 सीटें हैं। तमाम छोटे छोटे राज्य तराजू के एक पड़ले पर रख दो, अकेला उत्तर प्रदेश इधर रख दो तो सीटों की संख्या के हिसाब से भारी पड़े। इस नाते वहां घमासान विकट है, संघर्ष कड़ा है, कई कोणीय मुकाबला है। एक कोण भारतीय जनता पार्टी का है, एक समाजवादी पार्टी है, एक बसपा है, एक कांग्रेस है। अभी सपा और कांग्रेस का तय नहीं हो पा रहा। दिन बचे 90 और अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा, रिश्तेदारी रहेगी ये छुटौती होगी। अभी ये तय नहीं हो पा रहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कि ये रिश्ता चलता रहेगा या अलगाव हो जाएगा, बेलगाव हो जाएगा। अभी तो यही पूछा जा रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन सारे मसले सुलझाने हैं इन्हीं 90 दिन के भीतर। भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी चयन का काम शुरू कर दिया। सहयोगियों को 3 सहयोगी दल है उसके साथ, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी और संजय निषाद की पार्टी। 3 छोटी पार्टियां उनके साथ हैं सहयोगी। उनको क्या देना है, क्या लेना है, कैसे करना है, उस पर भी गुणागणित भाजपा ने शुरू कर दिया। भाजपा की कोशिश है कि 1 महीने के भीतर ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाए, ताकि फिर मुद्दों पर फोकस हो, अभियान पर फोकस हो। नया वर्ष, नई लड़ाई, नया अभियान। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में। समाजवादी पार्टी ने भी अपने कुछ उम्मीदवारों को तो पहले से मैसेज कर रखा है कि आपको लड़ना है, आप तैयारी करे रखिए। लेकिन अभी बहुत कुछ इस बात पर टिकता है कि कांग्रेस के साथ सपा लड़ेगी कि नहीं, कांग्रेस अलायंस में यूपी में रहेगी कि नहीं। जिस ढंग की तलखी है सपा और कांग्रेस में, उसको देख के मुश्किल लगता है कि रहेगी। और अगर रहेगी तो फिर बहुत सारे मसले हैं जिनको सुलझाना होगा समय रहते। और अखिलेश यादव को भी अपने सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा करना होगा। जयंत चौधरी की पार्टी है, कांग्रेस से अगर गठबंधन रहता है तो फिर महान दल से लेके और तमाम दल जो छोटे छोटे दल सपा के अलायंस में शामिल होंगे उनके लिए। और बसपा अपने होम ग्राउंड पर बड़े इम्तिहान में उतरेगी। पहली दफा आकाश आनंद की एक्टिव लीडरशिप में, जिनको मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे और बहन जी के भतीजे। उनकी लीडरशिप में पहली बार उत्तर प्रदेश में बड़ा इम्तिहान देगी बसपा। वो सफल होते हैं, नहीं होते हैं, कितना सफल होते हैं, कहां तक सफल होते हैं, बसपा के काडर को कितना मोबिलाइज कर पाएंगे, क्या ढलान पर जाती हुई बसपा को
आकाश आनंद रोक पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। ऐसे ही तमाम सवालों के बीच में उत्तर प्रदेश की राजनीति घूम रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर उत्तर प्रदेश में घटकर 2 रह गया था, मात्र 2। सोचिए, एक लोकसभा का सदस्य, यह स्थिति 2 विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद में 0। अपने जीवन के सार्वकालिक संकटपूर्ण परिस्थितियों से जूझ रही है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस। वो इन 3 महीनों में क्या चमत्कार करेगी, कैसे करेगी? उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है कांग्रेस। उससे कितना उत्तर प्रदेश जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो पहले जुड़े, फिर बाकी यात्राएं क्या बात की चीज है? ये तमाम मसले और इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश की राजनीति और दिल्ली के सिंहासन पर निशाना। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलें। देखिए, उत्तर प्रदेश पहले भी भाजपा का था, अब भी भाजपा का है, भविष्य में भी भाजपा का रहेगा। यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत हम लोग 20 तारीख को सहारनपुर से करने जा रहे हैं, मां शाकुंभरी के दर्शन करके। देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव की तारीख देखें तो 11 मार्च 2019 को सियासी महाभारत का शंखनाद हुआ था। उस तारीख के हिसाब से 2024 के चुनाव में अब 3 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में सियासी दलों के दावों के बीच उनकी तैयारियों को तोला जाना भी जरूरी है, ताकि पता चल सके कि किसका पलड़ा अभी ज्यादा भारी है। बात करें सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की, तो 3 राज्यों के रिजल्ट से बीजेपी का जोश हाई है। वहीं 2024 में सत्ता की हैट्रिक का दावा भी जोर शोर से सुनाई दे रहा है। वहीं महिला आरक्षण बिल और राम मंदिर सरीखे मुद्दे बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। वहीं तैयारियों को देखें तो अगले महीने से बीजेपी में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर बीजेपी यूपी में अपने मिशन 80 को लेकर मुस्तैद है। पिछले चुनाव में हारी हुई 14 लोकसभा सीटों को भी रेड जोन में रखा गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश पहले भी भाजपा का था, अब भी भाजपा का है, भविष्य में भी भाजपा का रहेगा। उत्तर प्रदेश में 2024 तीसरी बार मोदी सरकार के लिए 80 की 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का भरोसा है। जनता का भी समर्थन है, कार्यकर्ताओं का उत्साह है। इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी 80 हराओ बीजेपी हटाओ के नारे की मुहिम के साथ मिशन 80 की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के इतर पीडीए की डगर भी सजा रहे हैं। हालांकि अटके लटके गठबंधन में अभी तैयारियों की बड़ी तस्वीर नहीं दिख रही। हालांकि कई दर्जन सीटों पर दावेदारों को हरी झंडी जरूर दे दी गई है। 24 की बहुत बड़ी तैयारी है। उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी आई थी, 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे और सवाल वैसे के वैसे हैं। वहीं बसपा के खेमे में भी थोड़ी हलचल दिखाई दे रही है। एकला चलो के ऐलान में मायावती ने आकाश आनंद को कमान दे दी है। इधर कांग्रेस के कुंभे में वैसे तो सभी सीटों पर तैयारियों की तकरीर हो रही है, लेकिन अटके और लटके गठबंधन के चलते 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद जोश थोड़ा ठंडा है। हालांकि 24 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस सहारनपुर से यूपी जोड़ो यात्रा का आगाज करने जा रही है। यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत हम लोग 20 तारीख को सहारनपुर से करने जा रहे हैं, मां शाकुंभरी के दर्शन करके, और उसको वहां से लेकर चलेंगे और लगभग हम लोग की यात्रा करीब 20 दिन चलेगी और जो सीतापुर में आकर नैमिषारण्य में समाप्त होगी। बहरहाल कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। अब जब 90 दिन से भी कम दिन का समय बचा है, तो सवाल यही है कि यूपी में जिसका पलड़ा भारी है वही करेगा दिल्ली की तैयारी। सवाल तो ये भी है कि मौजूदा वक्त में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। कांग्रेस शाकुंभरी धाम से चलेगी, देवी शाकुंभरी के दर्शन करके यात्रा पर निकलेगी और नैमिषारण्य में यात्रा का समापन करेगी।
आपने नैमिषारण्य का कथा में सुना होगा, एकदा नैमिषारण्य, वो वही नैमिषारण्य। तो सब कुछ हिंदुत्वमय हो रहा है, कोई सीधे ताल ठोक रहा है हिंदुत्व पर, कोई पर्दे के पीछे से गमछा डाल रहा है भगवा। मेहमानों से आपका परिचय करा दें, हरीश श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हरीश जी का स्वागत है। फराज किदवई साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, फराज जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के नेता, राज शर्मा जी का स्वागत है। ए.के. मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, ए.के. मिश्रा जी का स्वागत। मिश्रा जी, 80 सीटों का मसला और 90 दिन से कम बचा, इसी में सब मसले फरियाने हैं, इसी में नीति भी बनानी है, रणनीति भी बनानी है, प्रचार नीति भी बनानी है, उम्मीदवार भी फाइनल करने हैं, गठबंधन भी फाइनल करना है, और प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर भी बुक कराना है, टेंट वाले को भी बोलना है कि भाई माइक कहां से आएगा और तंबू कहां से आएगा, सब काम। और 3 महीने हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या दिख रही है मिश्रा जी? अमिताभ जी, आपको धन्यवाद, आपने डिबेट में बुलाया और मेरे लिए सौभाग्य रहता है, क्योंकि आप तो खुद विद्वान हैं, बहुत बृहद दृष्टिकोण रखते हैं। बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल, गुड़ी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुण। तो गुण को एक गुणवान एंकर ही परख सकता है। अब रही बात जो 90 दिन बचे हैं, तो प्रभु जी, मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले तो शुभकामनाएं दे दूं सारे विपक्षियों को कि आप जीतिए। पिछले चुनाव में इन्होंने सारी धोती खोल दी, 1 साल 2 साल से इन्होंने प्रचार किया, इनके यूट्यूबर गैंग ने। रिजल्ट क्या आया आप जानते हैं। अरे, एक प्राणी को, मानव को जन्म लेने में 9 महीने का समय लगता है, और विवाह वगैरह देखें तो 20 साल 22 साल का समय लग जाता है, तब वो बाप या माता बनता है। ये 3 महीने के समय में तो प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को जन्म लेने के लिए भी कम से कम 9 महीने 10 महीने ये सब लग जाते हैं प्लानिंग करने में। वो वहां देवताओं के लोग से प्लानिंग होती है कि अत्याचार बढ़ गया है, प्रभु अब आप आइए जन्म लीजिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये, अगर ये समझते हो कि दैवी शक्तियां मेरे अंदर हैं, हमारी पार्टी, हमारे नेता देवता हैं, तो मैं 2 महीने में सब कुछ कर लूंगा, तो ये असंभव है। ये हिमालय को उठाने जैसा काम है, आप उठा नहीं पाएंगे। और रावण की तरह कोशिश करेंगे तो भगवान शंकर अपने नख से, पैर के नख से दबा देंगे, तो करुण क्रंदन करने लगेंगे। तो मुझे कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखती है। इनके यूट्यूबर गैंग ने भी साथ छोड़ दिया। अब कोई भी यूट्यूबर, हजारों हैं, ये नहीं चला रहे हैं, ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि 2024 का हम जीतेंगे। अब वो क्लेम दूसरा कर रहे हैं। मोदी में इसमें लड़ाई हो गई, बीजेपी में 2 फाड़ हो गया, बगावत। और ये इतिहास है। नेहरू जी को अपनी सत्ता लेनी थी तो डिवाइड एंड रूल, 2 हिस्सों में देश को तकसीम कर दिया। अब ये देश को तकसीम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, 2024 का जो रण है, ये केवल एक चुनाव नहीं है। भारत भूमि की विशेषता रही है कि यहाँ कुछ भी हलचल होती है ना, देवलोक, सुर, असुर लोक, राक्षस लोक, सबकी निगाह रहती है। गौरी गजनवी, कोई समरकंद, अरे वो गधे रह रहे हैं समरकंद में, उनकी निगाह, उनकी दिमाग भारत के राजनीतिक परिदृश्य पे रहती थी। 150 करोड़ हम भारतीय हैं, हम आप भूल जाएंगे 10 मिनट के बाद। आपने क्या पूछा और बोला, विदेश में बैठे जो भारतीय हैं ना, अपने आप को यहाँ क्लेम करते हैं, भारत हमारा है, गजवाए हिंद, उनकी निगाहें भी इस चुनाव में। ये राजनीतिक विश्व युद्ध होने वाला है, सनातन भारत की स्थापना होगी, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक मिश्रा जी। फराज किदवई साहब, बसपा क्लियर है अपने विजन में कि उसको कैसे चुनाव में जाना है, भाजपा क्लियर है, आपका कांग्रेस का अभी थोड़ा ठंडा गर्म चल रहा है, और दिन बचे 90। अब इसमें या तो घर में ही कर लो या ठंडे कर लो, नहीं भाई, समय भी तो निकल रहा है ना। किदवई साहब, धन्यवाद अमिताभ जी। सबसे पहले तो मिश्रा जी की मैं बात सुन रहा था और बहुत ही उत्तेजना से और बढ़िया उन्होंने भाषण दिया जी। और उन्होंने बात नेहरू जी की कही और देश को तकसीम करने की, यहाँ तक कि एक 50 सेकंड में बात आ गई। तो अमिताभ जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा देश है, विष्णु पुराण, क्योंकि आपने एक संस्कृत के श्लोक से शुरुआत की, तो मैं भी उसी से शुरुआत कर दूं कि विष्णु पुराण का एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रैश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संसति। आप विद्वान आदमी हैं, मिश्रा जी भी विद्वान आदमी, इसका अर्थ बताने की मुझे जरूरत नहीं है।
तो मिश्रा जी आप बेफिक्र रहिए, भारतीय जनता पार्टी अगर देश को आपस में, देश के लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है तो 140 करोड़ की जो जनता है वो भारत माँ की लाल है और वो ऐसा होने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी के जो ये मंसूबे हैं उनको कभी ये भारत की जनता कामयाब नहीं होने देगी। अभी केवल फराज किदवई की बात। जी किदवई जी। जी जी मिश्रा जी चुप हुए, मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी 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 जी। तो पहली बात तो ये, जो भारतीय जनता पार्टी जो समाज में जहर घोल रही है वो पूरा होने वाला नहीं है। 140 करोड़ जनता है, हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, इस देश में होने नहीं देंगे। आज बहस इस पर पॉलिटिकल पार्टी उस पर केंद्रित रखे। दिन बचे 90-80 सीटों का चुनाव है, गठबंधन भी करना है, क्रंदन भी करना है, घोषणा पत्र भी बनाना, उम्मीदवार भी चुनना है, जहाज की बुकिंग भी करानी, टेंट तंबू की बुकिंग भी करानी है, और खाना कहां से बन के आएगा रैली में वो भी अभी इन्हीं 90 दिन में सब सेट करना है। आज उस पर चर्चा अपन कर लो। जी अमिताभ जी, मैं उसी पर चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन मिश्रा जी यहाँ से लेकर गजवा हिंद तक और अंतर्राष्ट्रीय पटल तक डिबेट को ले गए। मिश्रा जी ने अपने मन की बात कही, आप तो अपने विषय की बात कहो। जी 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 जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए समाजवादी पार्टी जो है अमिताभ जी, वो पूरी तरह से तैयार है। और ग्राउंड में अगर आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में एक सबसे मेजर विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है जो कि ग्राउंड पे काम कर रही है। हमने, ठीक है, विधानसभा के चुनाव जब 2017 में हुए थे तो हमारी 47 सीटें थी जो 2022 में बढ़ करके 125 के ऊपर हो गई। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई उत्तर प्रदेश में मजबूती से मुकाबला कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। अब रही बात गठबंधन की, देखिए क्या है कि गठबंधन राजनीति में आपने देखा होगा अमिताभ जी कि गठबंधन धर्म अगर किसी ने बड़े दिल से हमेशा निभाया है तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने निभाया है। और अभी अगर आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान देखिएगा अमिताभ जी, तो वो बराबर ये बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है किदवई साहब, अभी रोकेंगे, एक मिनट आपको रोकेंगे। इन बयानों से आज का विषय नहीं जुड़ रहा। मैंने अखिलेश जी के सारे बयान सुने, कल भी उन्होंने 2 अलग अलग चैनलों पर लंबा इंटरव्यू दिया, मैंने देखे। मेरा आज विषय ही नहीं वो। ठीक, मेरी स्मृति ठीक है, मैं वर्बेटम दोहरा सकता हूं क्या अखिलेश जी ने बोला। आज विषय इतना 90 दिन बचे हैं, ये थ्योरेटिकल बातों से चुनाव में नहीं लड़ाई हो सकती ना महाराज। कि सांप्रदायिकता से लड़ेंगे, देश का ऐसा करेंगे, देश का वैसा करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, और बड़े दिल के हैं कि छोटे दिल के हैं। अरे दिल का नपना थोड़ी नहीं करना है यहाँ। हम पूछ रहे हैं भैया, कांग्रेस से अगर आपका निपटना है तो फरियाओ, इधर खड़े हो या उधर खड़े हो। झूला झूलते हुए तो चुनाव की तैयारी नहीं हो सकती ना। या तो आपका आदमी लड़ेगा सीट पर या कांग्रेस का लड़ेगा, ये तो तय करना होगा ना, तभी ना स्ट्रेटेजी बनेगी कि अच्छी अच्छी गोल गोल बातें कहने से बन जाएगी कि प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ऐसा बोलने से तो काम नहीं चलेगा। किदवई साहब, जिम्मेदारी से मैं एक बात बोल दूं जी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा। हम लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। हम 65 पे लड़ेंगे कि 70 पे लड़ेंगे ये समय बताएगा, लेकिन उस चीज में हम पूरी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, मैं आपको एक कमिटमेंट देता हूं कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा जिम्मेदारी से बोलूंगा, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। ठीक बात। इंडिया गठबंधन बनेगा, हम और कांग्रेस साथ मिलकर के लड़ेंगे। सीट शेयरिंग मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन में ये तय हो जाएगी। अच्छी खासी हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। जो पीछे हुआ वो छोड़िए, आगे जो होना है वो ये है कि इंडिया गठबंधन। ठीक है फराज भाई, ठीक है, मैं राज शर्मा जी के पास जाऊंगा। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। छोड़ो, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। आगे तो देखो भाई, मध्य प्रदेश में ना आपका कुछ भला हुआ ना इनका कुछ भला हुआ, तो जब दोनों ही चोट खाए तब तो फिर अब ठीक से बात रखो। उत्तर प्रदेश में तो गले मिलो। खैर राज शर्मा जी, मैं एक तस्वीर आपके सामने रखता हूं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की नूतन विग्रह का लोकार्पण, प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण मंदिर का। ठीक, उससे पहले किसी भी समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे की रिपोर्ट बाबा विश्वेश्वर महादेव के मसले पर, काशी के मसले पर, समझिएगा। अभी आपको लग रहा ठंडा है, ठंड नहीं है। जिस दिन रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी कोर्ट में, उसी दिन आपको तासीर पता लग जाएगी कितनी है क्या। और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आज मथुरा का और क्लियर हो गया, कोर्ट ने कह दिया कि वहां भी सर्वे होगा।
क्या? एक सर्वे की रिपोर्ट, एक सर्वे स्टार्ट, काशी में जब सर्वे स्टार्ट हुआ था तो आपने देखा था वायुमंडल क्या था, एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां जा रहा था देखा होगा। और अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण, इन 90 दिनों में ये सब कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे, उसके बीच में चुनाव की धारा बहेगी। राज शर्मा जी कैसे देख रहे हैं इस चीज को? मैं आपको, हालांकि आप भी अच्छा कर रहे हैं। मैं अजय भाई को सुन रहा था, वो कह रहे थे शाकुंभरी से चलेंगे और नैमिषारण्य तक जाएंगे। आपने भी लाइन ठीक पकड़ी है जी। मैं एक बात कह दूं, यहाँ पे लाइन पकड़ने का कोई सवाल नहीं, और मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये मिश्रा जी तो बहुत ज्ञानी होंगे, ठीक है, लेकिन पढ़े हम भी हैं कॉलेज में, और कॉलेज में बैक बेंचर नहीं रहे। हम हिंदू हैं जी, हम हिंदू हैं, हमें कोई नहीं सिखाएगा मंदिर जाना, हमें कोई नहीं बताएगा कि मंत्र कैसे पढ़े जाए, हम सब जानते हैं। और ऐसा कतई कोई दिखाने की कोशिश ना करे जैसे भारतीय जनता पार्टी दिखाती है कि हिंदुओं की रखवाली ये है। मुझे तो शर्म आती है जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं हिंदू खतरे में। अरे हमारा सारा कुछ हमारा, हम खतरे में कहां भाई? हमें तो नहीं लगता हम खतरे में, हमें किसी से खतरा नहीं है और ना ही देश को किसी से खतरा है। अगर हिंदुओं को असल खतरा है बिहाइंड द पर्दा, अगर खतरा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से। अब मैं आ जाऊं, एक चीज और कह दूं, हमें कोई नहीं, अगर मंदिर बन रहा है तो अच्छा, उसमें किसी ने ये नहीं कहा क्यों बन रहा है भाई। उसके रामलला का अगर ताला खुलवाया तो नरसिम्हा राव साहब ने खुलवाया था, मैं आपके चैनल में कहता हूं हमने खुलवाया था, मगर हल्ला नहीं मचवाया था। दूसरा, काशी बन जा, मैं जाऊंगा काशी में, कौन मना कर रहा काशी में? मेरे अध्यक्ष मना नहीं कर रहे। अब मिश्रा जी अपनी एक, जैसे आप कहते हैं ना मिश्रा एक ननकू हो, अगर मिश्रा जी और उनकी पार्टी गांव की ननकू बन जाए तो क्या हम ननकू बन के इनसे बेवकूफ बनेंगे? हमारा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, और वो गठबंधन, अभी किदवई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली और उन्होंने ये कहा, जिम्मेदारी से कहता हूं, इसमें सवाल ही सारे खत्म हो गए। अब हम सहारनपुर में देवी से शुरू करें और यहां जाके देवता पे खत्म करें, कौन लोग, क्या मतलब? अरे भाई मैं ब्राह्मण हूं, दबनियत से कहता हूं ब्राह्मण हूं, और मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि मुझे, मैं प्योर हिंदू हूं, प्योर, बिल्कुल। और मैं एक मानता हूं और मेरी पार्टी जानती है कि हमारा देश में हम किसी को गाली देने का अधिकार नहीं रखते। जी राज भाई, बिल्कुल आप वो काम करिए। और मिश्रा जी के लिए एक बात कहना चाहता हूं, आप जीते इलेक्शन, उत्तेजना ज्यादा अच्छी नहीं है, हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है राज भाई रुक जाओ, मिश्रा जी अभी रुके, मैं हरीश जी के पास चलूंगा। उन्होंने, राज भाई ने कहा आज वो भी, मौसम तो ठंडा है लेकिन वो भी आज थोड़ा गर्म थे। उन्होंने कहा कि भाई हम देवी से शुरू करें देवता तक जाएं, दूसरे को क्या मतलब है? अजय राय अपने परिवार में किसी बच्चे का मुंडन कहां कराए, इससे किसी को मतलब नहीं। क्या अजय राय सत्यनारायण कथा करें और चाहे शनि देवता को सरसों का तेल चढ़ाए, हमको क्या मतलब? लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, इस पर तो मतलब रखना होगा मित्र। क्या अजय राय की यात्रा में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, राज शर्मा की यात्रा में राहुल गांधी केदारनाथ गए, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पार्टी के तौर पर कोई कार्यक्रम होगा तब तो समझना पड़ेगा, और समझना भी चाहिए। सार्वजनिक जीवन की यही अच्छाई है, यही बुराई है। और वो है ना एक शेर तो मैं भूल गया, उसका भाव ये था कि ना छुपते हो ना सामने आते हो। क्या ये दुविधा से मुक्त हो महाराज। सोमवार को कहते हो ताला हमने खुलवाया, मंगल को कहते हो हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो बाबरी मस्जिद बचाने के लिए जीवन संघर्ष कर रहे थे। यही सब लुट जाता है। क्या यही सब लुट जाता है मसला। मुश्किल तो यही है, एक रास्ता पकड़ लो तो कोई दिक्कत नहीं। और जो लोग इतना सरलीकरण करते हैं राजनीति में, कोई हो कि जैसे अयोध्या कोई बहुत छोटी मोटी घटना है कि बस स्टॉप पर बस आई रुकी, 2 सवारी उतरी, 2 चढ़ी चले गए, ऐसी नहीं। अयोध्या का मंदिर जब बनेगा, बोले जी मंदिर बने हमें क्या दिक्कत नहीं, इतना वो तो पूरे विश्व भर में उस एक बड़ी घटना और भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तीनों आयामों को प्रभावित करेगा।
नोट कर लीजिए मेरी बात, हम तो रोज मिलते हैं इसी समय। अयोध्या का मंदिर जब लोकार्पित होगा तो वो भारत की राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक तीनों चेतनाओं को प्रभावित करेगा, सबसे निर्णायक ढंग से प्रभावित करेगा। लिख लीजिए मेरी बात। इतनी सरल बात थोड़ी ना कि ठीक है यार बने मंदिर, मुझे क्या है, मैं कोई विरोध कर रहा हूं, बनने दो। नहीं, विरोध समर्थन का तो प्रश्न पीछे छूट गया मित्र। अब उसकी भव्यता और दिव्यता का मसला है। और एक बात कल उठी थी, हरीश जी आ रहा हूं तो भी मैंने कहा था, मैं फिर दोहरा दूं, राज भाई ने कहा कौन मूर्ख ये कह रहा है कि हिंदू खतरे में है, और जो कह रहा है सो मूर्ख। मैंने कभी नहीं सुना कोई कह रहा है हिंदू खतरे में। हिंदू क्यों खतरे में होगा भाई? हिंदू मूल है इस देश का, हिंदू क्यों कैसे खतरे में आ जाएगा? हिंदुस्तान में भी हिंदू खतरे में आ जाएगा? अरे डूब मरो, कौन बोल रहा है ऐसा? ना, मैंने तो नहीं सुना किसी समझदार आदमी ने ऐसी बात कही हो। दुनिया के जितने धर्म हैं वो एक साथ किसी मुल्क में नहीं जितने भारत में। हिंदू की उदारता, उसकी शक्तिहीनता नहीं हो सकती। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, अब ऐसा नहीं है मित्र ना। और अयोध्या का राम मंदिर उसका उद्घोष कर देगा कि भारत का आत्म तत्व क्या है, भारत का मूल तत्व क्या है, भारत का प्राण तत्व क्या है। राज जी, इसलिए इन सब बातों में विचलित नहीं हो। इस बात का कोई मतलब है कि भारत में हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। हरीश जी, हम फिर आते हैं चुनावी तैयारी पर, चर्चा पर। आपके साथ भी बाकी जो बोला बताया लोगों ने, उस पर आप प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूं। 3 दल आपके साथ हैं, निषाद पार्टी है, सुभपा है, ओम प्रकाश राजभर की, और अनुप्रिया पटेल का अपना दल। आपको भी इनसे फरियाना है? नहीं, इनकी लिस्टें तो आई गई हैं आपके पास। अब आपको साथ भी ये एक तो अभी मेरे ख्याल से टास्क है ही आपके पास भी है बड़ा, कि जो नाव पर बैठे हैं, अब वो सब कह रहे 4-4 लड्डू लेंगे। अब उनको 1 दोगे, 1.5 दोगे, चूरा दोगे, साबुत लड्डू दोगे, तो उसमें भी तो मशक्कत करनी होगी। हरीश जी देखिए अमिताभ जी, अब तो राजनीति को बहुत बारीकी समझते हैं और बहुत सारे परिदृश्य के आप स्वयं साक्षात उसके दृष्टा रहे। भारतीय जनता पार्टी के जहां तक सवाल है, उसके जो एनडीए के घटक दल हैं, ठीक है, अपनी अपनी बात सबको कहने का हक है, वो कहना अलग बात जी। लेकिन पहले तो जिन प्रदेशों में जिनका जैसे अपना दल है, जिसका उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जनाधार है, या सुबह सपा है जिनका उत्तर प्रदेश में जनाधार, ये सब दल पहले उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है उनके साथ बैठेंगे। उसके बाद जब एनडीए की बैठक होगी तो जो एनडीए में निर्णय होगा, और उसको पहले भी चुनाव में लोग सीट शेयरिंग इनकी रही है, कोई ये पहला चुनाव नहीं होने जा रहा है। और सबने जो एनडीए की बैठक में एनडीए के नेतृत्व ने जो तय किया उसको सबने स्वीकार किया, और उसके अतिरिक्त तो कहीं कोई गया नहीं। तो इस 2024 का भी जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसमें भी ये एनडीए का जो नेतृत्व है जो तय करेगा, वो उसके सभी घटक दल उसको सहज स्वीकार करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो कहता है उसको करता है। तो सभी जो घटक दल हैं उनके नेतृत्व को भी इस बात को का इत्मीनान है कि पार्टी के साथ, एनडीए के साथ उनको किसी तरह के एसोसिएशन में किसी तरह का उनको कोई असहजता नहीं। अब दूसरी बातों पे मैं आता हूं। मैंने राज शर्मा साहब को भी सुना और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता किदवई साहब को भी, फराज किदवई साहब को भी सुना। देखिए, अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अजय राय जी व्यक्तिगत रूप से मंदिर जाएं या कोई कार्यक्रम धार्मिक करें, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब कांग्रेस के तौर पर करेंगे तो उससे लेना देना।
ठीक यही बात इस गठबंधन के जो इनका कांग्रेस का एनडीआई के जो घटक दल है उनके बीच की जो रस्साकसी अगर कमरे के बीच इन लोगों की हो रही होती तब तक बाहर तो शायद कानाफूसी में किसी को सुनाई पड़ता, किसी को नहीं सुनाई पड़ता। लेकिन आप तो भुला दिए कि भाई हाँ जो बीती बात गई, लेकिन आपने पब्लिक डोमेन में कहा कि कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अविश्वसनीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अहंकारी है। तो पब्लिक डोमेन में जो आपने सर्टिफिकेट जारी की, वो पब्लिक से वो सर्टिफिकेट आप कैसे वापस दोगे? इधर आप पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, कांग्रेस की हो, या ममता दीदी की पार्टी कांग्रेस की हो, ये जितने दल हैं इनके साथ पंजाब में तो देख लीजिए, नवजोत सिद्धू साहब का भी स्टेटमेंट आया था। आए दिन जो मान साहब का क्या खेल है वो सबके सामने है। और नवजोत सिद्धू साहब ने कहा कि अगर ये गवर्नमेंट रही तो आर्थिक इमरजेंसी लागू करनी पड़ेगी पंजाब में। और दिल्ली में अधीर रंजन चौधरी साहब ने कहा कि हमारा मजबूरी का गठबंधन है। और ममता दीदी भी कांग्रेस के साथ सहज नहीं है, सब जानते हैं। तो वो ठीक है, उनका अपना गठबंधन है, उनके अपने घटक दल हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत लेना देना नहीं, क्योंकि इन सबको सामने रख के भारतीय जनता पार्टी कोई अपने नीति और कार्यक्रम नहीं तय करती। तो जनता जनार्दन का हमको कैसे विश्वास हासिल होगा, उसका समर्थन होगा, उसको लेके हम ठीक। फराज किदवई साहब, दो प्रश्न मेरे सामने आए दिमाग में। एक प्रश्न, दोनों बातें कल ही कही अखिलेश जी ने, ठीक। उन्होंने एक तो ये कहा कि जाति आरक्षण, जाति जनगणना, ऐसे मुद्दों में कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी जनता में बहुत खराब है, ठीक। एक तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस के बारे में ये कहा कि कांग्रेस भले ही जाति गणना कर रही हो, लेकिन जनता में उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत खराब है इस विषय को लेकर, एक चीज कही। और दूसरी चीज उनसे पूछा गया कि आप सबसे बड़े प्रदेश की विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, और अगर चुनाव में ठीक ठाक कार्य प्रदर्शन रहा तो क्या आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? तो अखिलेश जी ने कहा कि अभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से बचा हुआ हूं, बचा रहने दो। ये दो बातें समझ नहीं आई किदवई साहब। देखिए अमिताभ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, पहले तो हम क्रेडिबिलिटी की बात कर लें कि फिर से मैं कहूंगा, मैं आप ही के चैनल पर एक बार कह के गया था कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में भी और हमारे गठबंधन में भी, और लोगों को बोलने का अधिकार है। तो क्रेडिबिलिटी की बात इसलिए कही कि बीपी मंडल जी ने 1980 के आसपास मंडल कमीशन की रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को सौंपी थी, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो लागू हुई वीपी सिंह जी के द्वारा, जब समाजवादी विचारधारा के लोग जब इस देश में शासन कर रहे थे। तो बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट 10 साल रखी रही और कांग्रेस लागू नहीं कर पाई, तो इस वजह से क्रेडिबिलिटी का इशू है। लेकिन आप देखिए कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल जी, वो कई बार बोल चुके हैं। देखिए राहुल जी का एक बड़ा ग्रेसफुल चीज है जो मैं पर्सनली मानता हूं, वो कांग्रेस की जो भूतकाल में कुछ मिस्टेक्स हुई उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। वो ये एक बहुत बड़ी बात है अमिताभ जी, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि इंडियन पॉलिटिक्स में अगर कोई अपनी पास्ट में कोई अगर उसकी पार्टी से गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर्सपेक्टिव में कहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारे सीनियर हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हरीश श्रीवास्तव जी, उन्होंने एक बात कही और ठीक बात वो कह रहे हैं, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं हमारी और कांग्रेस की अभी 2-3 महीने पहले लड़ाई हुई, जनता ने देखा। बिल्कुल देखा जनता ने, और हमारी लड़ाई नहीं थी, हमारे कुछ इश्यूज थे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अजीत पवार जी को 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे 70,000 करोड़ का आरोपी है, उसके बाद में महाराष्ट्र के खजाने की चाबी मिल गई। हेमंता बिस्वा शर्मा जब बीजेपी में थे 2014 तक, तब तो ईडी सीबीआई रोज पूछताछ करती थी, 14 छापे पड़े थे हेमंता बिस्वा शर्मा के यहाँ शारदा नारदा घोटाले में अमिताभ जी।
और बीजेपी ने उस टाइम, आपको तो पता ही होगा, आप एक बहुत अच्छे और बुद्धिजीवी पत्रकार हैं और मैं आपकी बहुत इस मामले में रिस्पेक्ट करता हूं, आपको पता होगा, लेकिन मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि बीजेपी ने उस टाइम पर एक बुकलेट निकाली थी 2015 में, जिसमें कहा था कि लुइस बर्जर केस का सबसे बड़ा आरोपी और सरगना हेमंत बिस्वा शर्मा है। तो जिसको आप सरगना बता रहे हैं उसको आप असम का मुख्यमंत्री बता रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी बोलते थे चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, उसके बाद में क्या हुआ? प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर आप ही लोग इल्जाम लगाते थे कि एविएशन स्कैम हुआ है। तो ये सब भी जनता के सामने है अमिताभ जी, जनता सब कुछ देख रही है। हमारी तो खाली सीट शेयरिंग पर था ना, हम तो कांग्रेस को घेरते थे सीट शेयरिंग पर, लेकिन आप तो भ्रष्टाचार के भी प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े बड़े आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। भारतीय जनता पार्टी ने बुकलेट निकाली। ठीक है, मैं इसमें एक बात कह के राज शर्मा जी के पास जाऊंगा, और ये बात हीरा है सदा के लिए टाइप की बात है। इसको ध्यान रखेंगे तो सबको फायदा है, सारे राजनीतिक दलों को। भैया, दिसंबर की रात में या जनवरी की रात में किसी का शरीर अमरूद पचा जाएगा, उसको जुकाम नहीं होगा। कोई खा लेगा तो डॉक्टर के यहां पहुंच जाएगा, डॉक्टर भी दो लगाएगा कि रात में ठंड में अमरूद खाया क्यों। यूनिवर्सल नियम ना बनाओ फराज भाई, ये इम्यूनिटी का सवाल है कि एक सेकंड महाराज, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रश्न है। मैं फिर कह दूं, मेरे पूरे पत्रकारीय जीवन में एक सिद्धांत रहा, उसी पर सपा को कसौटी पर कसता हूं, उसी बसपा, कांग्रेस, भाजपा, लोकदल, जनता दल, सब। आपने कुछ भी किया काला सफेद, उसके बाद आप जनता में गए, मैं जनता का मैंडेट देखता हूं, क्या उसी से तय करता हूं कि बात ठीक है कि खराब है। जनता को ठीक लग रही तो मुझे ठीक लग रही, फिर मैं किसी की नहीं सुनता ना। सब लोग लाल किले खड़े होकर चिल्लाओ तब भी मैं नहीं मानता। मैं भारत की जनता को मानता हूं, कौन कौन चोर थे, कौन कौन घोटालेबाज थे, क्या थे, कौन किसके साथ थे, किसके साथ आ गए, सारी बात किदवई साहब के सिर में आते। जनता में जाता है ना आदमी, जनता उस पर मोहर लगाती है या रिजेक्ट करती है। रिजेक्ट करती है तो हम कह देते हैं कि गलत था फैसला। इसमें इतना व्यग्र नहीं हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, मान लीजिए कोई वो एक सर्कस पहले होता था, उसमें बहुत सारे जोखिमपूर्ण अब वो होते हैं कृत्य। अब हम कहें वो कर रहा तो हम भी करेंगे, हमारे तो हाथ पे टूट जाएंगे, गिर पड़ेंगे तो नहीं। किस भाई साहब, क्यों सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये मसला भी बहुत है। खैर राज शर्मा जी, ये अच्छा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कम से कम इस बात की संभावना बन रही है कि मिलके चुनाव लड़े। और लड़ाई झगड़ा बहुत हो लिया और अकेले दोनों को नुकसान, ऐसी कुछ फीलिंग मुझे समझ में आई जो फराज भाई ने कही, जो उसके बाद आपने रिस्पॉन्ड किया। ठीक बात है। आपको लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से, एक एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। अगर गठबंधन हो जाता है तो दो गठबंधन लड़ेंगे। अच्छा, मैंने जो शुरुआत में कहा था 3 बड़ी घटनाएं घट जाएंगी लोकसभा चुनाव से पहले, वोट होने से पहले। एक, अयोध्या में रामलला का मंदिर 2-4-5 करोड़ आदमी तब तक दर्शन कर लिया होगा। अप्रैल के सेकेंड वीक से वोटिंग शुरू होगी मोटे तौर पर, क्या तब तक 2-4-5 करोड़ आदमी तो अयोध्या में दर्शन कर ही गया होगा। काशी की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट से आ गई होगी और मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर सर्वे शुरू हो गया होगा। उस वायुमंडल के बीच में वोट पड़ेगा। राज शर्मा जी, देखिए भाई, आप अपनी जगह जो भी कह रहे हैं, लेकिन मैं भी इस बात से इतना इत्तेफाक नहीं रखता कि ये घटना घटने पे पूरा एक तरफा बीजेपी की तरफ चली जाए। लोगों के पास और भी मुद्दे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ये सोचे कि विधानसभा में हमें वोट नहीं मिला, उसका अलग कारण, लेकिन जब केंद्र सरकार का मामला आएगा, क्योंकि सारी रणनीतियां केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाती हैं, रोजगार देने का, स्वास्थ्य सुविधाएं देने का, सारी चीजों पे केंद्र सरकार का भार ज्यादा होता है। तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि जिस सत्ता ने जो लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं,
वो बहुत से लोग हैं, उनका वोट हमारे गठबंधन को पड़ेगा और निश्चित रूप से आज अतिशोक्ति हो सकती है, लेकिन ये कोई अमर बेल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये जब टूटेगी तो घुंघरू की तरह बिखर जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। और एक बात और कहता हूं कि अभी मिश्रा जी कह रहे थे हमारी सपा की लड़ाई पब्लिक डोमेन में चली गई, लड़ाई तो गुरुदेव आपकी भी गई हुई है। वहां जाते हैं मौर्य जी, एएन शर्मा को जगह नहीं देते हैं, सब जान रहे हैं पब्लिक, सब आजकल पिल्सबेरी का आटा खा रहे हैं। ऐसा ना समझिएगा, आपकी करतूतों से हर कोई अवगत है, हर राज भाई ठीक है, ठीक है, आज आप भी फॉर्म में हो, मैं समझ गया, आज फॉर्म में हो। रुको भाई कि मिश्रा जी, आप राज शर्मा जी फॉर्म में हैं, अच्छा है, उनका स्वागत है। मैं फिर वही कहूंगा, गुड्डू छत से कूदा, ठीक रहा, पप्पू का मैं भी कूदूंगा, कूदा रीढ़ की हड्डी टूट गई। ये नियम नहीं हो सकता, सबकी ताकत अलग अलग है मित्र। इसलिए और कांग्रेस ने कहा कि जो लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि जनता के मुद्दे, रोजगार, स्वास्थ्य और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, अच्छी बात है, ये सब मुद्दे हैं। लेकिन मैं एक बात कह के A.K. मिश्रा जी के पास आऊंगा, मेरी बात पर सोचिएगा, नए ढंग की बात कहता हूं फराज भाई, किसी के हक में बैठ सकती है, वो संयोग होगा, किसी के लिए निगेटिव हो सकती है, लेकिन बात कांटे की है। एटा, इटावा, फर्रुखाबाद से लेके कुशीनगर, झांसी, पडरौना, कहीं चले जाओ उत्तर प्रदेश में, क्या वहां कहीं भी उतर पड़ो बस स्टैंड पे, उनसे पूछो भैया वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री कौन है केंद्र में, और संचार मंत्री कौन है, और फनाले कौन है, और ढिकाने कौन है, क्या आदमी का भारत में बहुत ज्यादा ताल्लुक तो राज्य की सरकार से भी नहीं रहता, क्या उसका ताल्लुक है थाने से, तहसील से, कचहरी से, ठीक, अस्पताल से। तो ये बात मैं पूरे तौर पर नहीं स्वीकार कर सकता ना। और 85 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोगों को जो अनाज मिल रहा है, राज भाई इसको भी दिमाग में रखिए। ये आपको शुभचिंतक वाली सलाह दे रहा हूं, सारी कहानी एक तरफ हो जाती है फिर बाद में, और 2028 तक मिलेगा कि भाई साहब 28 तक मिलेगा, नोटिफिकेशन आ गया, 27 में तो यूपी का भी चुनाव हो लेगा। खैर मिश्रा जी, भाई कांग्रेस और सपा दोनों आपसे बहुत नाराज हैं, वो कह रहे आप ऐसी बात कह रहे हो, और मैं इसमें समझना ही चाह रहा हूं कि बसपा ने भी पीढ़ी बदली है। मायावती ने खुद को पीछे किया है और आकाश को आगे किया, अपने भतीजे को। बसपा अभी लटी हालत में भी 12% वोट की प्लेयर है उत्तर प्रदेश में। कैसे देख रहे हैं उस एंगल को? क्योंकि 12% वोट शेयर वाले को हम राइट ऑफ नहीं करके चल सकते। मुझे बसपा के जो अभी नवनियुक्त सर्वाधिकारी, पदाधिकारी नहीं सर्वाधिकारी हैं, उनके पहले स्टेटमेंट का मुझे इंतजार है कि वो अपने ओपनिंग भाषण या विचारों में क्या बोलते हैं। अभी तक तो कुछ बोले नहीं है, लेकिन बसपा को अपने आप को रिफॉर्म करने का ये बहुत अच्छा मौका है बदली हुई राजनीति में। मायावती जब आई थी तब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कुछ और था, माहौल कुछ और था। रही बात जो आज की डिबेट के हमारे मेहमान खुसूसी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और वजीरे इंतजामिया जो राज शर्मा जी हैं कांग्रेस के, मैं फिर से बोलता हूं, याद रखिएगा मैंने बोला है, आपने बताया शंकर भगवान के मंदिर का ये सब अभी होगा सर्वेक्षण, तेजो महालय की भी बात चल चुकी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, मेरी शुभकामनाएं सबको है, अन्यथा मत लीजिएगा। माइक्रो लेवल पे ये लोग जो गलतियां करते हैं उसका एक एग्जाम्पल है। एक बहुत बड़ा राजा था, उसने अपने शत्रुओं के नाश के लिए यज्ञ किया और बोल रहा था अलेह स्वाहा अलेह स्वाहा, ठीक है। लास्ट में मंडप जल उठा, उसी का सर्वनाश हो गया। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, अलेह की जगह तुझे अरियह स्वाहा बोलना चाहिए। अलेह मतलब अपना हो, और अरी, अरी मतलब दुश्मन, अरी अरी अरेह, अरेह बहुवचन हो गया।
अरेह स्वाहा की जगह अलेह स्वाहा वो बोल रहा था कि मेरा ही सर्वनाश हो। यही माइक्रो लेवल की गड़बड़ी ये लोग करते हैं, और शुभकामनाएं मेरी सबको है। और विद्वता की बातें मैं अभी भी बोलता हूं, आप स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, आपके पास डिग्री है। मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं, गुरुकुल मेरे घर में होता था। भारत को समझना आपके बस की बात नहीं है। सुलेमानी तलवार लेके अगर कोई ऐसा सोचे कि 15 दिन में हम भारत को आज फतह कर लेंगे, तो वो सिचुएशन नहीं है। ये विश्व स्तर का राजनीतिक युद्ध होने वाला है। सनातन का अमृत 150 करोड़ लोगों के ऊपर के बीच में बढ़ चुका है। जिनको पीना था अमृत पी लिया, और 2-4 लोग जो राहु केतु बचे हैं, उनका गला जो है जैसे भगवान विष्णु ने अलग कर दिया था ना, वो चीज होने वाली है। वो सारी जनता देख रही है। आप ले आइए, छद्मवेश में आइए, और हम बात करेंगे आपसे। 2024 का चुनाव हो जाने दीजिए। सनातन का अमृत 150 करोड़ लोगों में बट चुका है। राज शर्मा जी, AK मिश्रा जी कह रहे हैं सनातन का अमृत 150 करोड़ लोगों में बट चुका है, 2-4 राहु केतु बचे हैं बस। ऐसा है, ये अभी चुनाव जीते हैं भाई, और इनकी जो मानसिक संतुलन है वो उत्तेजना से भरा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि इनको बोलने की थोड़ी सी छूट देनी चाहिए। अगर ये नहीं बोलेंगे तो इनका गुब्बार इनके पेट में फट जाएगा। वो दुखदाई होगा, क्योंकि पंडित जी आदमी हैं। और एक और चीज बता दूं, आप गुरुकुल से हो, मैं आपका सम्मान करता हूं। अब ज्ञान की बातें नहीं करेंगे ना, डिग्री नहीं दिखाएंगे ना। अब भाई डिग्री दिखाएंगे, आप गुरुकुल से हो, मुझे आप डिग्री दिखाएंगे तो मैं तैयार हूँ। थोड़ा रिलैक्स हो चले। हार्वर्ड की डिग्री दिखाएंगे तो मैं गुरुकुल का प्रमाण पत्र दिखाने के लिए तैयार हूँ, ये बताने के लिए कि भारत क्या है। मैं आपको हम गुरुकुल का प्रमाण पत्र दिखाएंगे, आप हार्वर्ड की डिग्री दिखाइए। चैलेंज करूंगा। अरे मेरे सामने दिखाइए, हम गुरुकुल का प्रमाण पत्र लेके बैठे हैं। नील का सन्नाटा है, आपको इस चैनल पर चैलेंज कर रहा हूँ। कभी मेरे यहाँ आके देखना, आपको पता चलेगा कि गुस्सा कैसे। मैं ये जो गुस्सा भी कर लेता हूँ ना, तो पाप का भोगी समझता हूँ। जब आप ब्राह्मण व्यक्ति, आप गुरु की बातें मत करिए राज शर्मा जी, बाकी बातें मत करिए, कुत्ते की बात करिए। हम कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल, हमारा गुस्सा आपके ऊपर नहीं है। आपसे गुस्सा अच्छा लगता है, हमारा गुस्सा नहीं है। शांत होइए, अरे पहले शांत होइए भाई, पहले शांत होइए भाई। क्यों अब ज्ञान की बातें नहीं करेंगे? 2-4 उदाहरण आप उनको चुनौती देते हैं जिन्होंने वेद लिखे हैं। हमको चुनौती देंगे। एक मिनट मत हो। अच्छा रिलैक्स, बिल्कुल पंडित जी रिलैक्स होइए आप। पंडित जी की डिग्री लेके आइए, क्यों नहीं मान रहे हो मेरी बात? अरे आप रिलैक्स हो थोड़ा सा, फिर मैं बोलूँ। एक मिनट रिलैक्स होइए आप। देखिए आपको ये गुस्सा शोभा नहीं देता, देखिए आपको ये गुस्सा शोभा नहीं देता, आपको गुस्सा शोभा नहीं देता। आपको मैं आपसे ज्यादा बढ़िया जानता हूँ भारत की परंपराओं को। जानते पंडित जी, पंडित जी ये ताकत की नुमाइश टीवी में नहीं होती है। ये जो आप कर रहे हैं ना, आप अपना बड़प्पन दिखाओ है। ठीक, दोनों मित्रों को मैं रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा भाई। ठीक है, आपस में नहीं उलझिए। हरीश जी, वो सवाल आपके पास भी लेके आता हूं। बीएसपी ने पीढ़ी परिवर्तन किया, जो मैं AK मिश्रा से पूछ रहा था वही बात आपके पास लाता हूं। कैसा होगा परिवर्तन? ये इसका पहला बड़ा इम्तिहान उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, जो उसका गृह राज्य है, बीएसपी का होम टाउन जिसको बोलते हैं। बीएसपी को उत्तर प्रदेश की लड़ाई में भाजपा कैसे देख कर चल रही है? ये मत कह दीजिए कि हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता। चुनाव में निर्दलीय से भी फर्क पड़ता है हरीश जी, आप पुराने आदमी हो नहीं, इसलिए वो तो 12% की पार्टी है। उसकी आप क्या देख रहे हैं, उसकी भूमिका आप बीजेपी? अमिताभ जी आनंद, आकाश आनंद कल किस रूप में प्रूव करेंगे, तो जनता जनार्दन के डोमेन में जाने के बाद जब उसका परिणाम आएगा तब इसका सही आकलन होगा जी। लेकिन जहां तक बहुजन समाजवादी पार्टी की बात है, जब पार्लियामेंट का चुनाव था 2019 का और समाजवादी पार्टी के साथ इनका समझौता था, तब भी बहुजन समाज का वोट, दलित समाज का वोट समाजवादी पार्टी के उस गठबंधन को नहीं गया।
उसको एक बात बखूबी मालूम थी कि बसपा का जो वजूद है वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, नेशनल प्लेयर बसपा नहीं है। ठीक है, चुनाव लड़ना, 2-4 स्टेटों में कैंडिडेट खड़े करना वो अलग बात है, बसपा के वोटर की भी ये समझदारी। और दूसरी बात, 2014 से लगातार जिस तरह से मोदी जी की सरकार और उसकी योजनाओं का फोकस और क्रियान्वयन दलित, पिछड़े और कमजोर समाज के लिए है, और जो लाभार्थी वर्ग खड़ा हुआ, एक नया सेगमेंट जो खड़ा हुआ, उसमें अगर पहले नंबर पे देखा जाए तो मुस्लिम समाज के लोग होंगे, दलित समाज के लोग होंगे, बड़ी संख्या में लोग हैं कमजोर, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और इसके लाभार्थी। उनको इस बात का एहसास होता है। मैंने कई लाइव कार्यक्रम देखे थे मोदी जी के साथ जी, और उसमें जो महिलाएं और जो लोग जिस तरह से संवाद करते हैं, तो बात ये समझ में आती है कि उनको इस बात का एहसास है कि मोदी सरकार कर रही है। और जब गरीब आदमी में ये गरीब आदमी की अगर आप मदद कीजिए तो उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति भाव जरूर रहता है। मैं रेयर लोगों की बात नहीं कहता। बसपा सरकार रही जी, मैं एक बात कहता हूं कि बसपा सरकार में दलितों के आत्म स्वाभिमान उनका बढ़ा, लेकिन आर्थिक रूप से बसपा जो दलित समाज था उसका कोई सशक्तिकरण बसपा की सरकार में नहीं। ठीक बात है, बिल्कुल। क्लास के जो दलित समाज के लोग थे उनको जरूर उसका लाभ हुआ, लेकिन जो कॉमन व्यक्ति था दलित समाज का, उसको लाभ कतई नहीं। जी, ठीक बात है जी। फराज किदवई साहब, क्या आपको ये बात जो अभी हरीश जी भी कह रहे थे और मैं भी उस बात से मुतमईन हूँ, उसके साथ खड़ा होता हूँ कि जिसको अनाज मिला कोविड की विभीषिका में, जिसका परिवार जिंदा सिर्फ इसलिए रहा कि उसको सरकार ने अनाज दिया निशुल्क, ठीक, वो जिसको मकान मिला, जिसको 5 लाख का कार्ड मिला इलाज का, वो जो एक लाभार्थी वर्ग बना, क्रिएट हुआ, एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ लीजिए उसको समझने में विपक्षी दलों ने चूक की, ऐसा आप मानते हैं कि नहीं? वो ट्रेडिशनल पैरामीटर्स पर ही नापतोल करते रहे विपक्ष, तब तक इन्होंने एक नया सेगमेंट ही खड़ा कर दिया, एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट कर दी भारत में। किदवई साहब जी, अमिताभ जी, देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर क्या किया कि 2014 में जब से इनकी सरकार आई है तब से इन्होंने, देखिए ये बड़ा लंबा एक विषय हो जाएगा। ये हमारी सरकार बोलती है कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जो कि सही है, और हम बोलते हैं कि हमारी $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर इसको आप माइक्रो लेवल पर देखिएगा तो इस इकोनॉमी को फायदा किसको हो रहा है, ये एक चर्चा का विषय है। अमिताभ जी, 2007 में चाइना की इकोनॉमी भी $3.7 ट्रिलियन थी और आज चाइना की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई है। और हमारी क्योंकि जनसंख्या क्या है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारा है, आज 65% यूथ जो है ना वो वर्किंग पॉपुलेशन में हमारा आता है। हमारी इतनी जनसंख्या है कि हमारी इकोनॉमी ऑटो पायलट पे भी बढ़ेगी। और $5 ट्रिलियन की जो ये प्रोजेक्ट में, मैं इकोनॉमी की बात क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। $5 ट्रिलियन का हम ये जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं ये अंडर एस्टिमेटेड है बेसिकली। तो भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पर जब से 2014 से सरकार आई है, जो लाभार्थी वर्ग क्रिएट हुआ है जिसको आप बोल रहे हैं, ये 80 करोड़ नहीं करीब 100 करोड़ है। ये मजबूर है बेचारा 5 किलो राशन पर जीने के लिए, क्योंकि पर कैपिटा इनकम हमारी G20 कंट्रीज में सबसे लोएस्ट है पर कैपिटा इनकम। दूसरी बात मैं आपसे बोलूंगा कि अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक जी बैठे हुए हैं, इन्होंने तमाम उपाधियों से हम लोगों को नवाजा। ये एक हेल्दी डिबेट में, खासकर आपकी जो चैनल है उस पर ये अच्छा नहीं होता है ये सब बोलना, लेकिन मेरी मजबूरी है बोलना कि सरकार से जो
फायदा हो रहा है सरकारी लोगों को, और कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी जो उसका फायदा उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर के आपके चैनल पर बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं। मैं तो बोलता हूं मेरे डायरेक्ट इकोनॉमी पर बहस करवाइए, वन टू वन बहस ठीक है फराज भाई, ठीक एम्प्लॉयमेंट पर बहस करवाइए। ठीक है फराज भाई, आगे बात समय कम है, आगे एक मिश्रा जी अभी रुकिए। फराज भाई, आप जो बात कह रहे थे, मैं उस बात को कभी सार्वजनिक मंच पर उसकी चर्चा करना उचित नहीं समझता, लेकिन अब आपने छेड़ दी तो एक मैं नपना बराबर कर दूं। क्या एक आदमी, कोई सत्ता हो, किसी पार्टी की हो, किसी रंग का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो, वो सारे काम गलत करेगा क्या? नहीं। ठीक, कुछ अच्छे भी करेगा। क्या वो वर्ग नहीं देश में बन गया जो केवल कहते रहे सब कुछ गलत ही कर रहे हैं? क्या तब वो भी तो कहीं से कुछ ना कुछ, आप समझ रहे ना फराज भाई? मेरे जैसा आदमी नहीं मिलेगा मित्र। मैं नहीं समझ रहा हूं, मैं नहीं समझ रहा हूं। नहीं समझ रहे तो फिर अब आप फोन करिएगा तो बाकी हम डिटेल में समझा देंगे। मुझसे शिवराज पाटिल ने पूछा एक बार जब वो गृह मंत्री थे कि आप सबसे बेहतर राजनेता किसको मानते हैं उस समय तक राष्ट्रीय फलक पर। मैंने कहा इमरजेंसी का दौर हटा के इंदिरा गांधी। क्या ऐसा बोलने वाला आदमी नहीं मिलता फराज साहब, ठीक है ना? या तो अखिलेश यादव ने सब अच्छा किया या सब खराब किया, मैं दोनों में शामिल नहीं होता, जान लीजिए। ठीक, जो खराब किया उसमें बहुत तीखा प्रहार करता हूं, जो अच्छा किया उसमें तारीफ करता हूं, ठीक ना? हम जानते हैं, इसीलिए ना ये खुश ना वो खुश हमसे, ठीक है? जनता खुश है क्या? और हमको चुनाव तो लड़ना नहीं कि टिकट लेनी हो, इसलिए मैं नपना बिल्कुल बराबर रखता हूं। खैर, राज शर्मा जी, मैं फिर वहीं आऊंगा। तमाम बातें हुई, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि लाभार्थी वर्ग भाजपा की जीत का कारण नहीं हो सकता, तो हम पूर्व में जो चुनाव हुए हैं जहां भाजपा जीती है उनको नकारते हैं। एक और दूसरी बात मैं कहूं कि कोविड के संकट काल में अगर करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों को जिंदा रखना था, उस वक्त कोई एक्टिविटी तो हो नहीं रही थी महीनों, पूरा देश स्टैंड स्टिल था, पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल थी, तो वो उनके घर में तो कोई कुशन तो है नहीं, वो तो रोज आटा लाते हैं, रोज खाना खाते हैं। वो जो भारत की बड़ी आबादी थी वो कहां जाती? मैं एक बात बताना चाहता हूं भाई, आप ही ने अभी कहा, बहुत अच्छी बात बोली कि ये जो फ्री का अनाज जो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा, उसका इंपैक्ट भारतीय राजनीति में पड़ता है। हाँ। लेकिन पड़ता है, इसमें इसको डिनाई नहीं किया जाएगा, पड़ता है। क्योंकि मैं देखता हूं लोगों से, जो मैं मूल बता रहा हूं, जो बीएसपी का वोटर था, उसने कहा भाई हमें अनाज मिल रहा है इसलिए बीजेपी को दिया। ये कहते हैं, महीने में 2, 4, 10 मिलते ही है मुझसे। मगर मैं एक बात कर रहा हूं, और भी पार्टियों ने काम किया, लेकिन क्या देश विश्व गुरु फ्री का अनाज बांट के ही बन पाएगा? बताइए आप, फ्री से ही बन जाएगा? ये तो आप मान रहे हैं ना कि इनको वोट मिलेगा क्योंकि फ्री वाला मिलेगा, काम का नहीं मिलेगा। ये तो तय हो गया कि ये काम नहीं कर रहे। दूसरी बात, आपने एक बात अच्छी बोली कि ऐसा नहीं कि गलत कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, कुछ गलत है कुछ अच्छा है। अरे भाई, प्रधानमंत्री बने हैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे देश के, मैं ये कैसे उम्मीद कर लूं? ये तो फिर मैं अपने को नकारा समझ जाऊं कि अगर मैं अपने प्रधानमंत्री से सोचूं कि वो 100% गलत करेंगे। प्रधानमंत्री अगर 70% सही करे, समझो सही हो रहा है। लेकिन यहां पे मैं प्रधानमंत्री कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने 28% भी सही नहीं किया और 36% भी सही नहीं किया, और ये टोटल एग्जाम में फेलियर है। सिर्फ फ्री के अनाज से ये वोट पा रही। ठीक फेल है ये। ठीक है। अरे राज बाबू देखो, हमारे आप ज्यादा ऊंची आवाज फेल ना बोलें, क्योंकि फेल पास हमको तो करना नहीं। आपकी भी काफी जचने जाएगी, हरीश जी की भी काफी जचने जाएगी,
वो जो सड़क पर बैठा है, जूता गांठ रहा है, बीड़ी पी रहा है, वो नंबर देगा आपकी और हरीश जी की कॉपी पर। यही भारत का लोकतंत्र है मित्र। फेल पास की घोषणा नहीं करो। एक तो मैं इस बात से, ये शब्दावली मुझे अच्छी नहीं लगती, ये चुभती है मेरे कानों में। हो सकता है मैं ज्यादा संवेदनशील हूं इसलिए, या राजनेता नहीं इसलिए कि फ्री का अनाज बाले, नहीं, इसमें आपकी एक वितृष्णा झलकती है उस आबादी के प्रति। नहीं, ये ठीक नहीं। वो हमारे सहोदर हैं, वो इसी भारत माता की संतान है। आप काजू किशमिश खा के मुटाए जा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। पान खाने जा रहे हो तो जहाज से जा रहे हो, और उससे मुंह बना के बोलते हो फ्री का अनाज ले रहे हैं। आपके कर्जदार हैं क्या वो लोग? इस देश पर उनका भी उतना ही हक है। ये फ्री क्या होता है? कोई कृपा है? और नहीं, जिनको ज्यादा ज्ञान है, मान ली कांग्रेसी है, ज्यादा उसको अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र सब पता है, तो खड़े होकर बोलिए ना कि हम फ्री के अनाज के खिलाफ है, इसको बंद कर देंगे हम। बोलिए और लड़िए चुनाव, भरिए पर्चा। सारा गणित समझ में आ जाएगा कि दुनिया गोल है। राहुल गांधी से, खड़गे से बुलवाओ कि ये फ्री का अनाज बंद कर देंगे हम, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में जाओ, उसके बाद परिणाम वाले दिन हम आप बैठ लेंगे। ये भारत की जिम्मेदारी थी, ये हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी है जो टैक्स देते हैं, कि हमारे वंचित वर्ग के लोग संकट काल में स्वस्थ रहें, जीवित रहें। ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमने अपना फर्ज पूरा निभाया है। डूब के मर जाना चाहिए था उस व्यवस्था को, अगर भूख से लोग मर जाते कोविड में। रोग से मरे समझ में आता है, भूख से मर जाते तो मेरा शर्म से झुक जाता। फिर सरकार का क्या काम, संसद का क्या काम, विधानसभाओं का क्या काम, मुख्यमंत्रियों का क्या काम, अगर भूख से ही लोग मर जाते मेरे देश में। इतने हिकारत से क्यों बोलते हैं सब लोग? भाई फ्री का ले रहे हैं, जिसे आपके घर से चोरी करके ले जा रहे हो, उनका हक है मेरे भाई। हरीश जी को याद होगा, इसी देश में 70 के दशक में धोती कपड़ा राशन पर मिलता था कि नहीं मिलता था? चीनी, चावल, गेहूं, आटा, गेहूं, मिट्टी का तेल राशन पर मिलता था कि नहीं मिलता था? वो हमारी जिम्मेदारी थी। उसकी ऐसी व्याख्या होगी क्या? ऐसे व्याख्या करने वाले लोग संवेदनशील नहीं है। ये किसी की कृपा नहीं मित्र, उनका हक है। वो कृपा पात्र नहीं है, वो भागीदार है भारत माता के साथ के बच्चों, सब बच्चे समान हैं। एक बात कही कि फायदा किनका हो रहा है। फराज भाई, जनता तो मोटे उदाहरण समझती है क्या? वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी तो करती नहीं जाके, ननकू और रज्जाक। अब आपने कहा कि भाई अडानी को, अंबानी को फायदा हो रहा है क्या? बिजली जलाओ और क्या क्या किसके जेब में पैसा पहुंच जाता है, राहुल जी ने कहा। अब ननकू देख रहा है टीवी में कि 350 करोड़ निकल चुके और आगे निकलना जारी है धीरज साहू के यहां। वो कह रहा बटन दबाओ तो उनके, आप कह रहे तो उनके यहां चला जाते हैं, तो साहू के यहां आ गया पैसा। तब इसका उत्तर क्या देंगे? ऐसे दृश्य भारत के लोक मन को आहत करते हैं कि अनाज आहत नहीं करता, ये दृश्य आहत करते हैं। राजनीतिक जीवन में है वो व्यक्ति, 350 करोड़ पार हो चुका है, अभी तक निकल ही रहा है। क्या इसके लिए आजादी की लड़ाई हुई थी? और हम सवाल उठा रहे हैं कि 5 किलो अनाज क्यों दिया जा रहा है? नहीं, सवाल धीरज साहू पर उठना चाहिए।
कन्नौज में पैसा निकला था हरीश जी 197 करोड़, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। वो एक जैन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। धीरज साहू के यहां 347 करोड़ पार हो गया, उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? वो कारोबारी था इसलिए जेल चला गया, ये सांसद है इसलिए जेल नहीं जाएंगे? एटा इटावा फर्रुखाबाद में आम आदमी को चौराहे पर क्या जवाब दें कि इतना रुपया भी किसी के पास होता है? क्या जवाब दें? ये मसले खड़े होते हैं मित्र, ये मसले खड़े होते हैं लोक जीवन में। राजनेताओं को सार्वजनिक जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए और पार्टियों को भी ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं मान सकता, और मेरे ख्याल से दिल पे हाथ रख के सब लोग इस बात मेरी बात से सहमत होंगे, राजनीतिक मित्रों की समस्या होती है, वो पार्टी से बंधे होते हैं, कि ऐसा नहीं हो सकता फराज बाबू कि पार्टी लीडरशिप को ना पता हो कि हमारे पास साहू हैं। हर पार्टी को पता है कि मेरे पास कितने साहू हैं। गलत तो नहीं कह रहा? वो महत्वपूर्ण ही इसीलिए बनते हैं। 3 बार राज्यसभा लगातार इसीलिए नहीं मिली। नहीं, झारखंड में किसी से पूछ लीजिए, पान वाले से, चाय वाले से, राज शर्मा जी, वो बता देगा कि झारखंड में कांग्रेस के खजांची, आर्थिक सूत्रधार धीरज साहू हैं। हर आदमी बता देगा। क्या ये गूगल में नहीं मिलेगा? जनता मिल जाएगी बात। जब सब जानते हैं तो आप नहीं जानते हो, ऐसा कैसे मान लें? ये सब मसले आते हैं मित्र। इन सब से बहुत बेहतर है कि हम अपने भाई बहनों को भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और सिक्कों को देखने की बात होती है, मैं तो कहूंगा A.K. मिश्रा जी, हरीश जी, कि इस ढंग से भी चीजों को देखना चाहिए कि हम, एक दौर था जब लाल गेहूं आता था हरीश जी, तब भारत रोटी खाता था, वो भी पूरी नहीं खा पाता था। आज हम इस बात पर गौरव हमको है कि हम उतने समर्थ हैं कि हम दुनिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा खाद्यान्न सहयोग कार्यक्रम चला रहे हैं। हम उतने समर्थ हैं और बिना दिवालिया हुए चला रहे हैं। क्या ये गर्व करने की बात नहीं है? ये गर्व करने की बात है मित्र। इसको इस ढंग से देखिए। धन्यवाद।